is wrong. Order of elementary reaction can be negative. ये भी थ्योरी नोट्स में लिखा है कि नेगेटिव केवल कोई एक पावर आ सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं आता है, तो ये भी फॉल्स है. और स्टेटमेंट 4, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम. रेट और टाइम फर्स्ट ऑर्डर में विलहेल्मीज इक्वेशन के बाद इस तरीके का बना हुआ दिखेगा नोट्स में. तो रेट डिक्रीज करता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर बट लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली. तो केवल पहला सही है, TFFF, यानी ऑप्शन नंबर 1. और बताइए 58. Decomposition of NH4NO2 into N2 N2H2O is a first order reaction. First order का ग्राफ या तो log of concentration होगा तो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग बनेगा. अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम होगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा. NH4NO2 आपके इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है और कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे लॉग के साथ नहीं लिखी हुई है, केवल कंसंट्रेशन लिखा है. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, फोर्थ आंसर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. जीरो ऑर्डर में होता तो थर्ड आंसर आता. फर्स्ट ऑर्डर में लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम लीनियर है, ए वर्सेस टाइम एक्सपोनेंशियल है. और बोलो अप टू 66. हाँ, एक मिनट, बातें बंद करो भाई. हाँ जी, अभी अपन केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं पढ़ रहे, उसमें भी इक्विलिब्रियम से पहले तक कंसंट्रेशन डिक्रीज ही कर रहा होता है विद टाइम, है ना. काइनेटिक्स में तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं. इवन इन इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज ही कर रहा होता है विद टाइम. 67 तक के क्वेश्चंस थे फिजिकल में, इधर के हो गए सारे. सेक्शन बी कहां से चालू है? हाँ, 86 से. बताइए 86 से 90 में कोई? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी तुम्हारे लिए कि नंबर आ जाएं. जो टफ क्वेश्चन थे ज्यादातर बी सेक्शन में डाले थे कि छोड़ देना, इसमें 2-4 है. 87. फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन, एक रिएक्शन दे रखी है. इट इज ऑब्जर्व्ड एट द प्रेशर ऑफ NO falls from 600 mm to 400 mm Hg in 150 second. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है. क्लास नोट्स में ही डेल्टा P अपॉन डेल्टा T वाला फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको. अच्छा क्वेश्चन है. 87. NO जो गैस है उसका T इक्वल टू 0 पर प्रेशर P1 600 दिया है और बाद के टाइम पर P2 400 दिया है. यहां से डेल्टा P आया 200 mm. इसको 760 से डिवाइड करेंगे तो ये ATM में आएगा. आपको एक नोट्स में फॉर्मूला लिखा मिलेगा, RP इक्वल टू RC मल्टीप्लाई बाय RT. तो रेट ऑफ प्रेशर वाली यूनिट्स में ये है कैलकुलेशन. डेल्टा P ऊपर रखा है, डेल्टा T नीचे लिखा है. डेल्टा P बाय डेल्टा T से रेट आ रहा है प्रेशर वाली यूनिट्स का. RC आपको निकालना है और 1/12 इंटू 300 ये इधर की कैलकुलेशन है. क्लास नोट्स में मिलेगा, थोड़ा बहुत डेटा चेंज के साथ इसी तरह का क्वेश्चन. और बताओ अप टू 93 तक. 86 कैलकुलेशन है बेटा. टेबल वाले तो कितने ही क्वेश्चंस कराए थे क्लास में. क्वेश्चन नंबर 86 एज सच कुछ ट्रिक इन्वॉल्व नहीं है, केवल थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है.
पहली और दूसरी रीडिंग देखिए, 86 क्वेश्चन टेबल वाला, पहली और दूसरी रीडिंग देखिए। Cl2 देखिए क्या हो रहा है, 5 से 15 3 टाइम्स, Cl2 0.05 से 0.15 हो रहा है 3 टाइम्स। उस समय NO 0.05 सेम चल रहा है। रेट 1 इंटू से 3 इंटू हो गया, ये भी हुआ है 3 टाइम्स। वहां ट्रिपल, यहां पे ट्रिपल, यानी Cl2 का ऑर्डर 1 आ गया। इसी तरीके से 0.05 0.15 9 इंटू 10 पावर -3, पहली और तीसरी रीडिंग में Cl2 सेम है, NO 3 टाइम्स पर रेट 9 टाइम्स हो रहा है, तो NO पे ऑर्डर 2 आ जाएगा। अब आपको यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं कराया गया, ये तो आपका रेट लॉ बना है। अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है रेट निकालिए जब कंसंट्रेशन इतनी इतनी हो। रेट निकालने के लिए अभी के भी ढूंढना पड़ेगा, कोई सी भी एक रीडिंग इसमें पुट करिए। जैसे पहले नंबर की रखी 1 इंटू 10 पावर -3, के गायब रहेगा, NO की वैल्यू 0.05, उस पे स्क्वायर, और Cl2 0.05 पावर 1। दूसरा रेट आपको निकालना है, के इंटू, अब है NO की कंसंट्रेशन 0.4 और अब है Cl2 की 0.2। ये दो रीडिंग्स डिवाइड करके नई रिएक्शन का रेट निकलेगा। और कोई? क्वेश्चन 93 याद आ रहा है नोट्स में? n-1 P0 n P0 माइनस PT ऐसा फॉर्मूला लिखाया था, आपको सिर्फ n रखना है। मैं एक एक करके गिना रहा हूं, कितने आप आराम से कर सकते थे। 93 सिर्फ n रखना है करेक्ट। उससे पीछे वाला लॉग है क्लास नोट्स में, लॉग वाला क्वेश्चन, बस डेटा चेंज करके कुछ नया पूछा हुआ है। लॉग वाला क्वेश्चन क्लास में किया है आपने। हर ऑर्डर के अपन ने ग्राफ बनाए हैं, जीरो ऑर्डर का 80 वर्सेस टाइम वाला भी बनाया है, x वर्सेस टाइम वाला भी बनाया है। बस यही पूछ रहे हैं आपसे कि स्लोप इंटरसेप्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आराम से होना चाहिए था। थोड़ा सा लंबा 87 है, उस पर गुड लिख दीजिए। 87 अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंदी है। 87 गुड लिख दीजिए आगे के रिवीजन के हिसाब से। 90, 91, 92 सब आराम से होने वाले चाहिए थे। 90 नंबर बताइए, शॉर्ट में करने का तरीका क्या होता? हाफ लाइफ 100 सेकेंड है, अगला टाइम 300 सेकेंड दिया है, सक्सेसिव हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट चलता है फर्स्ट ऑर्डर में। तो अगर इनिशियल वैल्यू 1 है तो आपको उसको 3 बार हाफ करना था बस। तो 1/8 और के की वैल्यू सॉल्व कर चुके होते आप टी हाफ से, के इंटू ए करते ही तुरंत रेट का आंसर आता। तो इजी क्वेश्चन था 90 भी। 89 है किसी का डाउट? 89 केवल एक दो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी बोल सकते हैं। 87 है या 86 है, स्टिल प्रेफरेबली आपको कोशिश करी गई थी कि सेक्शन बी में डाल दिए जाए ताकि बहुत कैलकुलेशन लंबी ना जाए। 64 आइए सेक्शन ए में। 64 ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए की पावर एक्स निकालनी है। जब ए को किया डबल, रेट हुआ 7 टाइम्स। 2 की पावर एक्स से 7 आना है, 2 की पावर एक्स से 7 आना है। आपसे एक्स भी नहीं निकलवा रहे, बस ऑप्शन में रेंज पूछी है। अगर 2 की पावर एक्स 2 होता तो 4 टाइम्स आता, 2 की पावर एक्स 3 होता 8 टाइम्स आता, तो इसके बीच में ही आएगा। तो एक्स शुड बी बिटवीन 2 and 3। वर्बली आराम से हो रहा है क्वेश्चन। 66 स्यूडो वाला क्वेश्चन, आर बराबर के इंटू ए इंटू बी। अगर बी एक्सेस में लिया जाए, बी एक्सेस में लिया जाए, बी हटा दीजिए, क्या बचता? केवल के इंटू ए, यानी तब ऑर्डर 1 हो जाता। अब क्या पूछा है? हाफ लाइफ को क्या होगा अगर ए को डबल करेंगे? अगर अब ऑर्डर 1 है तो टी हाफ चेंज नहीं होगी। मोस्ट क्वेश्चंस बहुत सिंपल सीधे से थे। 61 ये जिस बच्ची का है उसने भी
पहले गलत आंसर मार कर रखा है। थ्योरी क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट ऑफ विच रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। खूब लोगों ने जीरो ऑर्डर मारा होगा इसमें। जीरो ऑर्डर के लिए आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन पूछा है। के कहां इंडिपेंडेंट है? के तो हमेशा ही इंडिपेंडेंट है। आरइनियस में पढ़ा है आपने के ओनली टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। सारे थ्योरी वाले आसान आसान क्वेश्चन है। 55 मॉलिकुलरिटी पूछ रहे हैं आराम से। 56 है वो देखना था। सारे तो इतने आसान आसान क्वेश्चन है, पढ़े ही नहीं हो इसका मतलब तुमने। अगर 54 किसी का सही है 54 तो फिर वो 61 कैसे गलत कर सकता है? 54 में अगर खुद ही लिखेंगे कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, तो वही तो वापस पूछा है कि के किस पे डिपेंड अब नहीं करता। तो 54 61 तो कनेक्टेड ही है। लो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, पकड़ो। आए होंगे ट्रक भर भर के कल एसटीएम में, फिर तुम और क्या नहीं आए? सिली मिस्टेक्स दूर करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। आप जिस दौर में बड़े हुए हैं पिछले 3-4 साल, आपको सब चीज वो यूट्यूब वीडियो पे देख के समझने की आदत पड़ गई है, कलम घिसने की आदत छूट गई है। अपने हाथ से जितने ज्यादा करेंगे क्वेश्चंस, उतना ही क्लिक होंगी चीजें, उतना ही अरिथमेटिक फास्ट होगा, उतनी इसीलिए मिस्टेक्स दूर होंगी। वो अटेंशन स्पैन ही इतना छोटा कर लियो कि वहां क्वेश्चन की 4 लाइन भी एक फोकस वे में आप नहीं पढ़ते हो कि ये की बजाय ये पढ़ लिया, ये के बजाय ये पढ़ लिया। ये चीजें तो टीचर चाहेगा भी तो सिखा थोड़ी ना सकता है कि करेक्ट की जगह इनकरेक्ट मार्क कर दिए सर हमने, फॉल्स की जगह ट्रू पढ़ लिया, सेकंड की जगह मिनट्स रख दिए। ये चीज सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन्ड स्टडी से ही आएगी एंड अगेन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से आएगी। इससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक चैप्टर में कराए भी नहीं जा सकते। सारी वैरायटी आपके क्वेश्चंस की ऑलरेडी है रजिस्टर में, लेकिन वो वालों को दोबारा करना पड़ेगा अपने को। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोल दूं, केमिस्ट्री नहीं है ये। फिजिकल केमिस्ट्री कहने को केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री के भावना से पढ़ेंगे तो नहीं होगी अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स की भावना से पढ़िए, फिजिक्स के भाव से ही पढ़नी पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स। इतनी सारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, ग्राफ है, वो सब आईओसी में नहीं होता। आप उसको उसी कैजुअल वे में पढ़ोगे, केमिस्ट्री है चलता है ये तो हो जाएगा, नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होगा। वैसे केमिकल काइनेटिक्स तो वो चैप्टर है जो 10 में से 9 बच्चों का अच्छा होता है। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, उसमें शरीर से आत्मा बाहर उड़ जाती है। नहीं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज्यादा है, थोड़ा सा उस पर वर्क करना चालू करो। चैप्टर चालू हो गया था नया। लो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एक्वस, ये वाली डेफिनेशन लिखा दी थी ना। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड और एक्वस की डेफिनेशन। ऐसा है कोई जिसके फिजिकल में सारे सही हैं? है भाई, है, ऐसी बात नहीं। फिजिकल के सारे सही हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 बच्चे हैं, हाथ ऊंचा करो भैया थोड़ा, और क्या। हाँ, देख लो
यही है कंपटीटर। उल्टे वाला तो नहीं पूछूं? ऐसा कोई है जिसके एक भी सही नहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, होने में कोई बुराई नहीं है। अगर अभी हैं स्टार्टिंग में वीक हैं तो इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे सीखेंगे। इसमें कोई वो शर्माने की बात नहीं है कि अभी हम अंडर परफॉर्म अगर कर रहे हैं। मेनी ऑफ यू माइट हैव अंडर परफॉर्म, तो उसमें पर्टिकुलर कारण यही है यहाँ पे बैठे होने का आपका, कि हम सीखना चाहते हैं, हमें सब कुछ आता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब हाँ ऑलमोस्ट, लेकिन 1 मंथ आपका 2 दिन बाद हो जाएगा। तो एक सेल्फ एनालिसिस इस बात का जरूरी है कि हम अभी एट पार विद सिलेक्शन लेवल आए हैं नहीं आए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पर हम अपने डे 1 पे जो हमारा लेवल था उससे कितना आगे बढ़ गए, हमें कुछ नया सीखने को मिला है नहीं मिला, वो एक सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। हम लोग कैलकुलेशंस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशंस की कुछ बेसिक डेफिनेशंस अभी हमने लिखी थी। अराउंड 2 टन आपको मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, W/W परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ये सब इनके आपस में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस, ये सब पढ़ना है। पहला इजीएस्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन वर्ड पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन वर्ड हमने काइनेटिक्स में भी यूज किया ही था बोल्ट्जमैन के टाइम पे, कि किसी भी तरह का रेशियो टाइप है फ्रैक्शन बेसिकली। यहाँ पे नाम में ही आ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो आपको मोल्स का ही कोई फ्रैक्शन, कोई रेशियो निकालना है। हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन में डील कर रहे हैं, और सॉल्यूट सॉल्वेंट नाम के 2 कंपोनेंट है आपके पास। आपको कुछ भी नहीं करना मोल फ्रैक्शन में, इंडिविजुअल मोल्स किसी एक के डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये सिंपली मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन है। ये आगे कभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां केपी वाले कांस्टेंट में डाल्टन्स लॉ यूज करते हुए आप पार्शियल प्रेशर जब भी निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन की जरूरत वहां पड़ेगी। इसी चैप्टर में हम हेनरीज लॉ आगे पढ़ेंगे, वहां पे भी मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, वहां पे भी मोल फ्रैक्शन काम में आता है। तो एक लाइन का डेफिनेशन लिख दीजिए मोल फ्रैक्शन के लिए। इट इज रेशियो ऑफ individual moles, it is ratio of individual moles of a substance and total moles of solution. Ratio of individual moles of substance and total moles of solution. It is denoted by X symbol बना दीजिए. It is denoted by X. ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि अगर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट सिंबल्स में लिखते हो तो या तो स्मॉल और कैपिटल का फर्क कर देते हैं, सॉल्यूट वाले डेटा स्मॉल लेटर्स के और सॉल्वेंट के कैपिटल से लिख देते हैं, या फिर ए और बी सिंबल्स जब लिए जाते हैं तो बुक्स में देखा गया है बी फॉर सॉल्यूट लिया जाता है, ए फॉर सॉल्वेंट। जब भी आप इसको याद करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 99% क्वेश्चन में सॉल्यूट सॉल्वेंट कंपाउंड के नाम लिखे आ रहे होते हैं, तो आप सही चीज को सही जगह रख ही दोगे। कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें क्वेश्चन वाले ने भी ए और बी वर्ड्स ही यूज करे होंगे, लेकिन फिर वहां की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है वो बोल दे ए इज डिसॉल्व्ड इन बी, हो सकता है वो उस क्वेश्चन में जानबूझ के क्या बोल दे ए इज डिसॉल्व्ड इन बी, और आप अपना रटा रटाया पैटर्न चलाओगे तो आपने ए और बी उल्टे रख देने। हमने क्या बोला है, हम बी सिंबल सॉल्यूट का ले रहे हैं और सॉल्वेंट के लिए ए ले रहे हैं, तो ए इज डिसॉल्व्ड इन बी, वो लैंग्वेज इससे उल्टा हो जाता अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होता। हमारी लैंग्वेज क्या बन रही है यहाँ, बी इज डिसॉल्व्ड इन ए, तो हमने सॉल्यूशन बनाया है। ये रहे आपके सिंपल सीधे से फॉर्मूले। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, एक्स बी, वो होगा बी के मोल्स बाय टोटल मोल्स। बी के इंडिविजुअल मोल्स ऊपर आएंगे एन बी और एन ए प्लस एन बी टोटल
डिनोमिनेटर है। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इफ ए से डिनोटेड है सॉल्वेंट तो एक्स ए के मोल्स बाय टोटल मोल्स या Na अपॉन Na प्लस NB। बहुत ज्यादा इफ एंड बट इसमें है नहीं। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोस्ट कॉमन फॉर्मूला ज्यादातर तो ग्राम वाले डेटा से हम आएंगे। ज्यादातर तो ग्राम वाले डेटा से मोल्स पे आएंगे, तो आपको सिंपली वो जो भी सब्सटेंस है उसके फॉर्मूले की टोटलिंग करनी है, उसका ग्राम में अमाउंट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। ये है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोस्ट कॉमन तरीका। इन अ रेयर सिचुएशन टोटल एटम्स और मॉलिक्यूल्स करके कुछ दिया है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अभी जो दो फॉर्मूले लिखे हैं उनको मैंने आपस में ऐड किया, अभी जो दो फॉर्मूले लिखे हैं उनको आपस में ऐड किया, क्या दिखेगा? XA प्लस XB वाले ऐड होंगे तो ऊपर भी Na प्लस NB, नीचे भी Na प्लस NB आ जाता, 1 हो जाता। तो जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के समय पे भी लिखा था कि शेडेड वाला एरिया एक फ्रैक्शन है तो अनशेडेड वाला दूसरा फ्रैक्शन है, और उनका सम हमेशा 1 बना रहता है। आपने दो लोगों में परसेंटेज बांटी, 40% एक तरह के तो 60% दूसरे तरह के होंगे, ये फॉर श्योर होता ही है। तो यहाँ पे भी अगर एक आंसर 1/4 है तो दूसरा डायरेक्ट बोल सकते हैं आप 3/4 आया होगा। XA प्लस XB इज 1। अब ये ध्यान रखना है कि अगर ये थ्योरी स्टेटमेंट में लिखा आ गया तो मेरे को क्या करना है। थ्योरी स्टेटमेंट में अगर लिखा आया फॉर ए सॉल्यूशन द सम ऑफ XA एंड XB इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, फॉर अ सॉल्यूशन द सम ऑफ XA एंड XB इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, दिख रहा है आपको ऐड होते हुए 1 आ रहा है, बट वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन में फॉर अ सॉल्यूशन बोलने से काम नहीं चलेगा, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन बोलना पड़ेगा। लोग ही 3 होते, टर्नरी सॉल्यूशन होता तो XA XB XC 3 फ्रैक्शन निकले होते और तीनों के सम को तब आप 1 बोल रहे होते। तो प्रेजेंटली इन दोनों को आप एड अप करके दिखा सकते हैं। तो XA प्लस XB इज 1 और ब्रैकेट में ये लिख दें फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस। हम बाइनरी में ही डील करेंगे तो हमारे लिए ये टेक्निक हेल्पफुल रहेगी। एक एक्स का आंसर भी ढूंढ लिया तो 1 माइनस करके दूसरा आप ला सकते हैं। स्पेशली राउल्ट्स लॉ में ये टेक्निक बहुत काम आएगी। वहां पे आप राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर के फॉर्मूले में एक्स एक्स भी दोनों आते हुए देखोगे, तो वहां एक्स एक्स भी में से एक ढूंढ ली, 1 माइनस करके दूसरी डायरेक्टली आ जाएगी। मैंने कहा मेरे को एक्स बी अपॉन एक्स ए कैसा है ये बता दीजिए। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, टोटल मोल्स दोनों में कट जाता, NB अपॉन Na बचता। ये मॉड्यूल में किसी थ्योरी क्वेश्चन में है ये प्रॉपर्टी। क्या दिखा रहे हैं आप इसे? दो मोल फ्रैक्शंस का रेशो मोल्स के रेशो के बराबर ही होता है। रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शंस is same as ratio of moles. थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जाए ये x जो है मोल फ्रैक्शन कैसे नंबर हो सकते हैं, क्या x का आंसर 3/2 आ सकता है? अगर टोटल मोल्स नीचे लिखने हैं तो किसी एक कंपोनेंट के मोल्स टोटल से ज्यादा तो नहीं आएंगे ना। 3/2 का मतलब तो हो गया आप NB Na अकेले को टोटल से भी और ज्यादा बता रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको एक से बड़ा नहीं आता दिखेगा। मैंने कहा XA या XB का आंसर -1/3 ऐसा कुछ आ सकता है क्या? आपको इसमें मोल्स रखने हैं, इनमें से किसी भी फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव में नहीं आ सकते हैं। तो कैसा है X की रेंज? 0 से बड़ा ही होगा और 1 के अंदर अंदर ही होगा। 0 और 1 के बीच है XA और XB।
अब मान लीजिए मैं 0 और 1 पे इक्वल टू साइन भी अगर लगाना चाहता हूं, अभी मैंने इक्वल टू नहीं लगाया 0 1 पे, मैं कह रहा हूं 0 से अबव आएगा, 1 से छोटा आएगा, जैसे 1/4 3/4 आंसर आए तो 1/4 3/4 बोथ आर अबव 0 एंड बिलो 1। मैं कह रहा हूं मुझे 0 और 1 पे भी इक्वल टू लगवाना है। वो सिचुएशन क्या हो सकती है? वो सिचुएशन ये है कि सॉल्यूशन में जब बात करेंगे तो 0 1 के बीच में ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन बनने से पहले ही x से x भी निकालने लगोगे तो आपको आंसर 0 या 1 बाउंड्री वैल्यू भी आता दिख जाएगा। जैसा मैंने कहा, आप ऐसा इमेजिन करिए, एक कंटेनर में 5 मोल्स ऑफ A हैं, दूसरे में 10 मोल्स ऑफ B हैं। जब आप इन्हें आपस में मिक्स करोगे तब तो टोटल 15 बोला जाएगा, और A के 5/15 1/3 और B के 10/15 2/3, आंसर 0 1 के बीच में ही आ रहे हैं। सही बात। मैंने कहा अभी मैंने मिलाए भी नहीं है, तो x की पाबंदी ये तो है नहीं कि आप हमेशा मिक्सिंग के बाद ही x डिफाइन करें। मैंने कहा प्योर सब्सटेंस में x निकाल रहा हूं, यहां पे खड़े खड़े ही पूछा x a बताएं, तो 5 ही उस समय इंडिविजुअल मोल्स ऑफ ए है और कोई नहीं है उस कंपोनेंट में, प्योर ए है, तो 5 ही टोटल है, तो 5/5 से 1 आ जाता। बी की फ्रैक्शन, बी के कंटेनर जो प्योर बी है वहां 10/10 से 1 ही आती, तो 1 पॉसिबल प्योर केस में हो गया। तो सर फिर 0 कब पॉसिबल है? 0 भी प्योर में ही पॉसिबल है। आप डिब्बे पे खड़े हो ए वाले पे और आंसर बी का निकालने लगो तो बी नहीं है वहां पे, 0/5 बोल रहे होते। कंटेनर बी का हो और आंसर ए का पूछ लें तो ए नहीं है वहां, 0/10 करके निकाल सकते हैं। तो इसी वाले में लिख दीजिए, फॉर pure A and B can be, x can be 0 and 1 also. For pure A and B, x can be 0 and 1 also. बताइए, एक जगह प्योर ए लिख दिया मैंने, बोलो आंसर। अगर ए प्योर है तो कौन सा 1 कौन सा 0 आ रहा होगा? ए के जो भी कंटेनर में मोल होंगे वही टोटल मोल्स होंगे। उस समय ए 100% या फ्रैक्शन में आएगा 1, और उस कंटेनर में बी नहीं है तो 0 बाय टोटल मोल्स के हिसाब से बी आ रहा होता 0। सिमिलरली प्योर बी में उसके कंटेनर में बी के जो मोल होंगे वही टोटल मोल होंगे, वहां बी की फ्रैक्शन पूरी पूरी 1 आ जाएगी, ए वहां नहीं होगा, ए वाला फ्रैक्शन 0 आ जाएगा। तो 0 and 1 can be extreme cases defined for pure substances. इन अ सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो कैसा बोलेंगे? बिटवीन 0 and 1। इन ए सॉल्यूशन बिटवीन 0 and 1, और फॉर प्योर जो बाउंड्री वैल्यू है 0 या 1 वो भी कवर्ड है फॉर प्योर सब्सटेंस। और आखिरी चीज, अगर किसी क्वेश्चन में मोल परसेंटेज दी है या पूछी है तो आपको पता है फ्रैक्शन और परसेंटेज में 100 टाइम्स का फर्क होता है। जो भी फ्रैक्शन का आंसर हो मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज बाय मोल्स। अगर एक्स ए का आंसर सपोजिटली 1/5 आया था तो उसी को आप इंटू 100 करके 20% मोल्स ऑफ ए हैं ऐसा बोल सकते हैं। ये सिंपल सीधा सा है पहला कंसंट्रेशन टर्म विच इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। हम दो तरीके के क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, एक जो फॉर्मूला पढ़ा ऑन द स्पॉट 2-3 क्वेश्चन उस पे, एक फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे नाम बढ़ते जाएंगे एक नई वैरायटी के क्वेश्चन ऐसे और बन जाएंगे कि एक को दूसरे में बदलना। तो अभी आप मोल फ्रैक्शन के इंडिविजुअली 1-2 क्वेश्चन करोगे, बाद में जब मोलालिटी पीपीएम पढ़ लेंगे तो ऐसे भी आएंगे कि मोल फ्रैक्शन दिया है मोलालिटी में कन्वर्ट करो, मोलालिटी दिया है एक्स में कन्वर्ट करो, तो इंटर कन्वर्जन वाले भी आ जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन सिंपल सीधे से मोल फ्रैक्शन के कैसे हैं।
लिखिएगा, क्वेश्चन है 131 ग्राम 131 ग्राम सॉल्यूशन 131 gram solution of benzene 131 gram solution of benzene ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दें C6H6 131 gram solution of benzene and toluene ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दें C6H5CH3 131 gram solution of benzene C6H6 and toluene C6H5CH3 contains 39 gram of benzene contains 39 gram of benzene. Find the mole percentage of toluene in solution. Find the mole percentage of toluene in the solution. अब रुक जाइए थोड़ा सा, इधर ध्यान दें. सॉल्यूशन बाइनरी है, दो लोगों के नाम दे रखे हैं कंपोनेंट्स के, कौन कौन? बेंजीन, टॉलुएन. एक नंबर क्वेश्चन में दिया आया 131, वो किसका मास है? बोला है 131 ग्राम इज ऑफ सॉल्यूशन. आपको मोल्स ग्राम से बदलने का तरीका सिखा रखा है, केवल मोलर मास से डिवाइड करना होता है, राइट? क्या 131 को किसी ऐसी संख्या से डिवाइड कर सकते हो जिससे सीधे टोटल मोल ही आ जाए? 131 इज टोटल मास. आपको भी मोल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स चाहिए. क्या सीधे टोटल मास को टोटल मोल्स में बदलने का कोई तरीका है? नहीं. टोटल मास सीधे टोटल मोल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता. आपको क्या करना है फिर? दोनों के मासेस अलग अलग बांटने, दोनों अलग अलग ही मोल्स में कन्वर्ट होंगे. तो इफ 131 ग्राम ये है W ऑफ सॉल्यूशन, इसमें से बेंजीन का कितना दिया है? 39. क्या कर सकते हैं? माइनस ये आया दूसरे कंपोनेंट का 92 ग्राम. अब आपके पास दोनों के अलग अलग मासेस हैं, दोनों को अलग अलग बस मोल्स में बदलना है. फॉर बेंजीन C6H6 का टोटल 78 जोड़ता 39 डिवाइडेड बाय 78, ये हाफ या 0.5 मोल्स हैं. हर बार ऐसे बढ़िया से कटने वाले ही नंबर आएंगे जरूरी नहीं है, बट मोल्स निकलने ऐसे ही थे. दूसरी डेटा टॉलुएन, उसके लिए मोल्स अभी वो भी आराम से निकलेंगे. C6H5CH3 का टोटल 92 ही मॉलिक्यूलर मास है, 92 W/92 ही M, ये आया 1 मोल. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जाना कहां है अपने को? मोल परसेंटेज ऑफ टॉलुएन. मोल परसेंटेज का रास्ता मोल फ्रैक्शन से ही जाता है. तो आप X ऑफ टॉलुएन निकालना चाहते हैं, क्या क्या चाहिए बोलिए? X ऑफ टॉलुएन निकालने के लिए जिसका निकाल रहे हैं उसके मोल्स अपॉन टोटल, N ऑफ टॉलुएन, N ऑफ टोटल, तो 1/1.5 या 2/3, ये एक आंसर है. और इसी को इंटू 100 से आपकी परसेंटेज आनी है. मोल परसेंटेज ऑफ टॉलुएन. अब अगर यहां तक आके मैं बेंजीन का भी पूछने लगूं तो ये आंसर 100 माइनस, तो और पिछला वाला 2/3 फ्रैक्शन वाला 1 माइनस कर दें तो 1/3.
फ्रैक्शन में या 33.33 मोल परसेंटेज में बेंजीन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टेप सबको? मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन इंडिविजुअली कभी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ मोल्स में बदलना है चीजों को और ध्यान से पढ़ के जिसकी फ्रैक्शन की बात हो रही है न्यूमरेटर में उसके मोल रखने हैं, अपॉन में टोटल मोल। थोड़ा वैरायटी तभी आएगी जब आगे और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके होंगे, एक को दूसरे में बदलना होगा, तो अभी सब आसान आसान ही दिखेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है, a solution contains 68.4 a solution contains 68.4 gram sugar. A solution contains 68.4 gram sugar. शुगर बोलने पे हमेशा सुक्रोज गिनना है, ब्रैकेट में लिख दीजिए सुक्रोज और C12H22O11. A solution contains 68.4 gram sugar, ब्रैकेट में सुक्रोज और C12H22O11 and 158.4 gram and 158.4 gram water. 158.4 gram water. Find mole fraction of glucose in solution. Sucrose, sorry, glucose नहीं, sucrose. Find mole fraction of sucrose in solution. ये पहले से और स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि आपको इसमें टोटल मास माइनस करके दोनों के W12 नहीं निकालने, ऑलरेडी दोनों के अलग अलग ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, नॉर्मल सॉल्विंग में ही जो टाइम लगेगा लगेगा। 1/45 इज करेक्ट। सुक्रोज की टोटलिंग कितनी आ रही है? टोटल मॉलिक्यूलर वेट 342। 342 नंबर से कटने वाला ही नंबर दिया हुआ है, उसका मास 68.4 जो है 5 टाइम्स कैंसिल होना है 342 से। मोल्स ऑफ शुगर या सुक्रोज 68.4 ग्राम डिवाइड बाय 342, 1/5 या 0.2 आएंगे। मोल्स ऑफ वाटर क्या ग्राम दिए हैं? 158.4 डिवाइड बाय वाटर का टोटल 18, W/M से वाटर 18 से डिवाइड करके क्वांटिटी मोल्स में आप बदलेंगे। ये डिवाइड करने पे 8.8 आ रहा है, ये डिवाइड करने पे 8.8 आ रहा है। बस इसी में जो मेहनत लगनी थी वो है। सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन क्या चाहिए न्यूमरेटर, क्या चाहिए डिनोमिनेटर? सुक्रोज के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 0.2 सुक्रोज के हैं, टोटल इज 9। ये आंसर है। प्लेन सिंपल सॉल्विंग करनी है, दोनों के ग्राम्स अलग अलग ऑलरेडी दिए हैं पिछले वाले से और इजी है। वहां पे टोटल मास दिया था,
उसको दोनों में अलग अलग बांटा था आपने, उसके बाद मोल्स में कन्वर्ट किया था। यहाँ दोनों के ऑलरेडी टोटल अलग अलग मास दिए हैं, केवल आपको मास को मोल्स में बदलना है, 1 के मोल बाय टोटल मोल सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको कई मोलर मासेस की जरूरत पूरे चैप्टर में पड़ेगी। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका नाम इतनी बार चैप्टर में आएगा कि उनका याद हो जाएगा, बाकी अनकॉमन वालों के कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए हुए भी आएंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट की बार बार जरूरत पड़ेगी। लिखिए, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x1 एक मोल फ्रैक्शन है जिसका सिंबल दिया हुआ है x1, इफ x1 इज मोल फ्रैक्शन, if x1 is mole fraction of glucose, if x1 is mole fraction of glucose in a solution containing, if x1 is mole fraction of glucose in a solution containing equal masses of glucose and water, if x1 is mole fraction of glucose in a solution containing equal masses of glucose and water, and x2 is mole fraction, and x2 is mole fraction of glucose, and x2 is mole fraction of glucose, वापस mole fraction of glucose ही बताई जा रही है x2, and x2 is mole fraction of glucose in solution containing equal moles of glucose and water. x2 is mole fraction of glucose in solution containing equal moles of glucose and water. Then find x1 upon x2. आपको पहले x1 अलग से आंसर निकालना है, x2 अलग से आंसर निकालना है। x1 तब का आंसर है जब ग्लूकोज और वाटर ग्राम में बराबर बराबर हैं, x2 तब का आंसर है जब दोनों मोल्स में बराबर बराबर हैं। तो x1 अपॉन x2 लास्ट में कैसा आएगा? आपको जो नंबर पसंद आए इक्वल में आप वैसा नंबर भी मान सकते हैं, या सिंबल में x x w w n n ऐसा भी मान सकते हैं। पहली बार सॉल्विंग करनी है ग्राम में बराबर लेके, और दूसरी बार मोल्स में बराबर लेके। 2/11। फर्स्ट केस में ग्लूकोज एंड वाटर मास में इक्वल हैं। जैसा मैंने कहा आपकी चॉइस है, रेशो के क्वेश्चंस में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो वैल्यू क्या एज्यूम करी। कोई 10 ग्राम में इक्वल मानेगा तो भी सेम आंसर आना है, 100 ग्राम मानेगा तो भी सेम आंसर आना है। मैं सिंबल में ही मान ले रहा हूं W एंड W, क्योंकि इस फर्स्ट केस में मासेस में इक्वल कहा गया है, दोनों कंपोनेंट के मास बराबर है ऐसा बोला गया था। बोलिए क्या करें मोल्स में बदलने के लिए? इनके मॉलिक्यूलर मासेस का डिवाइड, ग्लूकोज है C6H12O6, टोटल 180 आएगा, तो W अपॉन 180, वाटर के केस में W अपॉन 18। ये आपकी कैलकुलेशन मोल्स की आ गई। आपको x1 निकालना है जो कि ग्लूकोज का है,
x1 निकालना है जो कि ग्लूकोज का है। बोलिए क्या ऊपर रखें? ग्लूकोज वाले मोल्स, ये W/180 ये ग्लूकोज वाले मोल्स हैं। और नीचे नीचे मोल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बोलो टोटल मोल्स, वो इन दोनों को ऐड करके आएंगे, हो जाएंगे ऐड। एलसीएम लेने के बाद ये है 11W/180, नीचे का टोटल 180 कैंसिल हो रहे हैं, W भी कैंसिल हो रहे हैं, 1:11। ये है पहली बार का आंसर। थोड़ी बहुत जो मेहनत लगी वो इसी पार्ट में लगनी है। सेकेंड पार्ट इजी है क्योंकि मोल्स में इक्वल बोल रहा है और मोल्स में ही आपको मोल फ्रैक्शन में पुट भी करना था। तो सेकेंड केस में ग्लूकोज और वाटर डायरेक्टली मोल्स में कुछ भी सिंबल मान सकते हो आप। सपोज मैंने N लिख दिया, मोल्स में दोनों इक्वल बोले गए हैं। क्या ऐसा आएगा इस बार फ्रैक्शन? बोलो खुद के N टोटल 2N का डिवाइड, तो फ्रैक्शन अब 1/2 आना है। ये दोनों अलग अलग भी आंसर हो सकते थे। अभी आपसे x1 x2 लास्ट में रेशियो में पूछे हैं। तो फाइनली x1/x2 इज 2/11। कोई सा भी क्वेश्चन जिसमें मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट इन्वॉल्व है, अगर शुरू में कोई डेटा अननोन लगे आपको, वो अननोन डेटा को कोई सिंबल में मानने में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आगे सभी में वो सिंबल कंटिन्यू चलता रहेगा और लास्ट में रेशियो लेने में कट जाएगा। आप देख सकते हैं W मानने या N मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कैंसिल आउट हो जा रहा था। ठीक है, ये है पहला और सबसे आसान वाला मोल फ्रैक्शन। कमिंग टू सेकेंड, सबसे ज्यादा काम में जो बाकी चैप्टर्स में भी लिया जाता है, मोलैरिटी। नाउ काइनेटिक्स में सिर्फ N/V को C लिख देना सफिशिएंट था। वहां पे ये क्लैरिटी नहीं दी गई थी कि N बोले तो किसका अपॉन V बोले तो किसका। यहाँ पे आपको वो भी क्लियर होना जरूरी है। आपके क्वेश्चन में हर जानकारी 3 लोगों की हो सकती है। समटाइम्स वो मास मोल वॉल्यूम सॉल्यूट के होंगे, समटाइम्स सॉल्वेंट के होंगे, समटाइम्स दोनों का सम यानी सॉल्यूशन के होंगे। आपको क्लियर होना चाहिए न्यूमरेटर में जो पुट हो रहा है वो किसका है। जैसे अब यहां डेफिनेशन तो मोल्स बाय वी ही है, बट वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होने चाहिए। एनी रैंडम मोल्स न्यूमरेटर में नहीं आएंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो टोटल सॉल्यूशन का होता है। ये सिंपल सीधी डेफिनेशन है। कैपिटल M जो मोलैरिटी का सिंबल है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कभी भी कोई आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे इनके फॉर्मूले, तो वो पूरे इलेबोरेटेड वाले फॉर्मूले भी लिखे रहते हैं। जैसे मोलैरिटी का ऐसा वाला फॉर्मूला भी हर बुक में लिखा मिलेगा। इस फॉर्मेट में रटने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो याद रखना है, या वर्ड्स में जो उसकी टेक्निक थी वो याद रखनी है। सिंबल्स का फॉर्म में नहीं रटने की कोशिश करें, एरर के चांस और ज्यादा कर दोगे आप। अपने को डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स वर्ड आया, कहां से आएंगे कैसे आएंगे वो हमारी टेंशन है, बट हमें वो नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में चाहिए। वो मोल्स किसके होने चाहिए? ऑफ सॉल्यूट। अगर इसको ऐसे भी लिखा गया होगा तो अब अंडरस्टूड है कि N की जगह ही क्या लिखा गया है? WB/MB, क्योंकि हमने B सॉल्यूट को ही बोला था। तो अगर ऐसा लिखा होगा तो ये WB में वो नंबर रख रहे होंगे जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया रहा होगा
इन ग्राम, और उसी के मोलर मास से डिवाइडिंग करके हमने n सॉल्यूट निकाला होगा। प्रेफरेबली ऐसे फॉर्म में रखने के बजाय ये याद होना चाहिए कि न्यूमरेटर में n यानी मोल्स चाहिए ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन वर्ड के नाम से आप काइनेटिक्स में यही वाला यूज कर रहे थे, यूनिट अपने को पता ही है कैसी है, क्या दिख रही है यूनिट, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। वैसे कैपिटल एम खुद सिंबल की तरह, यूनिट की तरह ही ट्रीट होता है, मोल लीटर इनवर्स या कैपिटल एम। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी है मोलैरिटी। आपको वॉल्यूम डिनोमिनेटर में लीटर्स में रखना था। जब मैंने उसको ऐसे लिखा है तो मैंने लिखा वी, अगर ml में होता तो आपको ऊपर 1000 एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो बेसिकली यूनिट कन्वर्जन है। W/m क्या कर रहा होगा, ये W/m नंबर ऑफ मोल्स निकलवा रहा है। वॉल्यूम अगर लीटर में होता डायरेक्ट पुट हो जाता, इफ वी ml में होता तो आप उसे डिवाइड बाय 1000 कर रहे होते टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, वही 1000 वहां एक्स्ट्रा दिख रहा है। हम इसीलिए यहाँ पे क्लियरली यूनिट्स बता दे रहे हैं कब बदलना है और कब नहीं। लीटर वर्ड और डेसीमीटर क्यूब वर्ड, इनमें कोई अंतर नहीं है। 5 dm क्यूब बोला हुआ आएगा तो सीधे अपॉन में 5 ही रखना है, कुछ नहीं करना है। दूसरी इससे छोटी यूनिट्स होती हैं, केवल ये ही 2 कन्वर्जन फैक्टर आपको चाहिए बस। या तो v डायरेक्ट रखने में आएगा या 1000 वाला कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। नाम ये सारे हैं, जो छोटी यूनिट है 1000 टाइम्स उसको मिलीलीटर्स भी बोलते हैं, ml उसी का ही दूसरा नाम है। सेंटीमीटर क्यूब उसी को वर्ड्स में क्यूबिक सेंटीमीटर्स या cc बोला जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आया 5 dm क्यूब तो 5 यहां डायरेक्ट पुट हो जाता। 200 cc सॉल्यूशन ऐसे बोला है तो 200 अपॉन 1000 करके रख रहे होते। cc cm क्यूब और ml ये सब सेम बातें हैं, इनसे 1000 टाइम बड़ी यूनिट है लीटर्स, या जिसको डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। अभी तक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या क्या लिखा है हमने इस चैप्टर में अभी विद इन 15 मिनट्स लास्ट, या तो मास बाय मोलर मास W/m या एवोगैड्रो नंबर वाला। अब यहां से तीसरा और नया तैयार हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए उस फॉर्मूले में, मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, n सॉल्यूट ही दे रहा है। ये रहा आपका पास फॉर्मूला, ये भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू v इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कहीं ना कहीं याद होगा आपको m1 v1 m2 v2 ऐसे टर्म्स चलते हैं ना, तो वो m इंटू v के नाम पे आप मोल्स में ही डील कर रहे हो। तो यहां से आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट का एक नया फॉर्मूला आ गया है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलिए क्या इंटू क्या, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। जैसे लीटर का 1000 गुना छोटा भाई है ml, वैसी मोल्स का 1000 गुना छोटा भाई है मिली मोल्स। अगर आपको m इंटू v ml में ही रखने को मिल जाए तो आप उसे नंबर ऑफ मिली मोल्स आए हैं ऐसा बोल देंगे। सेम 1000 टाइम्स का डिफरेंस है मोल एंड मिली मोल वर्ड में। इफ m इंटू v में वॉल्यूम इज इन लीटर्स तो वो नंबर ऑफ मोल्स देगा, m इंटू v वॉल्यूम इन ml तो वो नंबर ऑफ
मिली मोल्स आएंगे। नाउ मान लीजिए मैंने ये फॉर्मूला याद कराते समय आपको कहा बहुत स्ट्रिक्टली इस बात पे ध्यान रखिएगा कि हमें ऊपर जो सॉल्यूट कंपोनेंट है उसी के मोल्स ही रखने चाहिए, वॉल्यूम शुड बी ऑफ द सॉल्यूशन वही नीचे रखना चाहिए। तो या तो हमारा ध्यान कभी कभी इस चीज पे से चूकता है कि आप मोलैलिटी में अक्सर ही एरर करते हैं, मोलैलिटी में भी सॉल्यूशन रख देते हैं जबकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट चाहिए होगा, तो ये एरर रहती है। दूसरी, किसी ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली कि नहीं सर हमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद रहता है सॉल्यूट कब है, सॉल्वेंट कब है, सॉल्यूशन कब है, तो फिर आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं रहते उसमें। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज यूज करी, 5 मोल शुगर, 5 मोल शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 10 मोल वाटर, 5 मोल शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 10 लीटर वाटर, 5 मोल शुगर is dissolved in 10 liter water, find molarity of solution। अब आप बहुत ही बारीकी से पढ़ने लग जाते हो तो आपको लगता है सर क्वेश्चन में तो घोटाला है कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि 5 मोल शुगर इज डिजॉल्व्ड इन, वो तो सॉल्यूट है, वो तो आराम से 5 मोल सॉल्यूट की जगह पुट हो रहा है। अब बोला जब आपने इज डिजॉल्व्ड इन 10 लीटर वाटर, तो अब तो ये क्रिस्टल क्लियर में ये मतलब निकल रहा है कि 10 लीटर वाटर यानी सॉल्वेंट है। तो मैं यहाँ 10 डायरेक्ट क्यों रखूं? क्योंकि यहां तो सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन आना चाहिए था। पॉइंट तो बहुत अच्छा ही पकड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में और कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे आप वी सॉल्यूशन तक जा पाओ। होता एक रास्ता, क्या होता वो? 5 मोल शुगर को आप ग्राम्स में बदल रहे होते, आपको डेंसिटी ऑफ शुगर नाम से कुछ दे रखा होता, आप उस शुगर को भी वॉल्यूम में बदलते और फिर बोलते कि वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट, वी सॉल्यूशन आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन वाला मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में घुलता है, सॉलिड लिक्विड में घुलता है तो वॉल्यूम में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते हैं और वी ऑफ सॉल्वेंट को ही अप्रोक्सीमेटली वी सॉल्यूशन गिना जा सकता है। आप घर पे करके देख लेना, एक ग्लास में पानी लेना, उसमें 1-2 चम्मच चीनी घोलने की कोशिश कर लो। 1-2 चम्मच चीनी घोलने के बाद कोई वो 1 ग्लास का 1.5 ग्लास पानी थोड़ी ना हो जाएगा। तो आपका वो सॉलिड उसी वॉल्यूम में ऑलमोस्ट एडजस्टेड हो जाता है। इवन इफ मैंने डेंसिटी दी होती तो हो सकता है डी इंटू वी करने से या डी और मास के से वॉल्यूम 2 ml 5 ml इतना कम आता कि आप उसको 10 लीटर में ऐड नहीं ही कर रहे होते। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो वी सॉल्यूट कैन बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल और उस केस में वी सॉल्वेंट लगभग बराबर गिन लिया जाता है वी सॉल्यूशन के। लिखिएगा स्टार मार्क में, if a solid is dissolved in liquid solvent, if a solid is dissolved in a liquid solvent, कॉमा करके ये 2 लाइनें लिख दें अगली, तो वी सॉल्यूट का आप लगभग नेग्लिजिबल मान लेंगे और उस समय जो डिनोमिनेटर में रखना है वी ऑफ सॉल्यूशन की जगह अगर क्वेश्चन वाला आपको सिर्फ सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी दे रखा था, उसी को अप्रोक्सीमेटली में आप वी सॉल्यूशन वाली जगह रख देंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला है भाई? लॉजिकली स्पीकिंग यहां क्या आना चाहिए? वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन किन से मिलके बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहां क्या आना चाहिए था? V1 प्लस V2 टाइप दोनों के वॉल्यूम का सम आना चाहिए। लेकिन अगर एक आंसर 10 ml है और दूसरा 10 लीटर है तो उसको 10,010 ml लिखने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो जब सॉलिड लिक्विड का कॉम्बो होता है तो सॉलिड वाला वॉल्यूम बहुत कम आएगा, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसी को अप्रोक्सीमेटली वी फाइनल या वी सॉल्यूशन मान के डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हो।
फाइनली ये 2-4 टर्म्स लिख दें जिनको पढ़ने से आपको मोलैरिटी की वैल्यू का कुछ हिंट मिलना होता है। ये वैसी वर्ड्स हैं जैसे बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वर्ड से हमें 2 या 3 या 4 सेंस समझ में आती है, उनके अलावा कुछ लिख रहे हैं। डेका मोलर, डेका वर्ड जब भी आएगा वैल्यू 10 गिनी जाएगी। ऐसे वर्ड आप एक ही बार लिखेंगे, यूज में 3 बार आएंगे। जब आगे नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो यही वर्ड होगा डेका नॉर्मल, मोलैलिटी पढ़ेंगे तो यही वर्ड होगा डेका मोलल। आपको डेका वर्ड से हमेशा 10 ही गिनना है, आखिरी वाला वर्ड बताएगा वो वैल्यू 10 किसकी गिनी जा रही थी। तो डेका मोलर, मोलैरिटी 10 लेने को बोला जाता है। डेसीमोलर, डेसी वर्ड मीन्स 1/10, 0.1 मोलैरिटी को डेसीमोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसी कुछ एक नाम और लिख दें। सेमी मोलर, हाफ मोलैरिटी के सॉल्यूशन का नाम है। सेंटीमोलर, 1/100 मोलैरिटी 0.01 का निकनेम है। एक तरीके से आप इन्हें प्रेफिक्स सफिक्स फॉर्म में समझ लीजिए। जो प्रेफिक्स वर्ड है डेका, डेसी, सेमी वो वैल्यू बता रहे हैं, और सफिक्स पार्ट वो वैल्यू किसके लिए ली जा रही है वो बता रहे हैं। लास्ट वर्ड केवल मोलर लिखा है, तो विदाउट एनी प्रेफिक्स केवल मोलर सॉल्यूशन बोलने का मतलब है 1 मोलैरिटी दी गई। किसी और क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है? समझ पाएंगे आराम से? जैसे डेसिमल में 0.1, 0.2 के आगे कैपिटल एम बना हुआ आता तो आप उस नंबर को मोलैरिटी में रख रहे होते। ऐसे ही फ्रैक्शन में कभी लिखा है तो आप उस एम को साइड हटा दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा मोलैरिटी क्या है। 1/5 मोलैरिटी को ही m/5 करके लिख सकते थे। 1/20 मोलैरिटी में पुट होना है, उसी को m/20 करके लिख सकते थे। टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी कैसे बन सकते हैं वो क्लियर है। आपके पास मोलैरिटी के फॉर्मूले में LHS में मोलैरिटी लिखा है, उधर न्यूमरेटर में मोल्स, मोल्स में भी 2 लोग आ गए, WM, नीचे वॉल्यूम है, कुल मिला के 4 लोग हो गए। 4 तरह के क्वेश्चन तैयार है। क्या क्या? WMV सब दिया है, फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट। WM मोलैरिटी दी है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ भी एक चीज गायब हो सकती है, बाकी सब पुट करके वो मिसिंग निकाल लिया जाएगा। निकाले, लिखिए क्वेश्चन। $100 ml solution contains 100 ml solution contains 3.6 into 10^22 molecules of urea. 100 ml solution contains 3.6 into 10^22 molecules of urea. चाहिए यूरिया का फॉर्मूला? वैसे तो है NH2CONH2, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़नी है यहाँ। मॉलिक्यूल से मोल जाने के लिए तो Na एवोगैड्रो नंबर चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। 3.6 into 10^22 molecules of urea. Find molarity of solution. Find molarity of solution. केवल 2 स्टेप करने हैं, मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देना है। यूरिया ही आपका सॉल्यूट है, उसके दिए गए मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड करना है। Na में अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं, तो 3.6 10^22
डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर जिसको रफली लिखा गया 6 10 पावर 23। ये आराम से कैंसिल होने वाले नंबर्स हैं। पॉइंट हटा के आप 6 इंटू 10 पावर -2 इतने मोल्स लाते हुए देख सकते हैं। 36 हो जाएगा। ये नीचे एक पावर 10 की और बढ़ जाएगी, 6 टाइम्स कैंसिल होगा और पावर माइनस में 2, 0.06 या 6 इंटू 10 पावर -2 ये मोल्स आने, केवल आपने एनए का डिवाइड किया है। और मोलारिटी के लिए जब ये मोल्स रखे जाएंगे तो डिवाइड में वॉल्यूम लीटर्स में रखना है। बस वो एक स्टेप और है आपका। 100 किस में दिया था? ml में, वो 1000 डिवाइड से लीटर में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये 0.6 मोलर फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the mass of solute. Find the mass of solute present in. Find the mass of solute present in 250 ml. Find the mass of solute present in 250 ml of decimolar. Find the mass of solute present in 250 ml of decimolar NaOH solution. Find the mass of solute present in 250 ml of decimolar NaOH solution. पूछा कुछ भी जाए, आप तो फॉर्मूला इसी शक्ल का लिख दीजिए, उसमें जो जो पुट होता जाए पुट करते जाइए, जो गायब होगा अपने आप सॉल्व हो जाता। क्या इस क्वेश्चन में पिछली बार की तरह एलएचएस वाला मोलैरिटी मिसिंग है? नहीं, इस बार मोलैरिटी दिया हुआ है। डेसीमोलर पढ़ के आप इधर 1/10 या 0.1 कभी भी लिख सकते थे। उधर के न्यूमरेटर में n नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? NaOH के। सही बात है। आप चाहे तो पहले n ढूंढ सकते हो या सीधे जो मास मिसिंग है वो भी ढूंढ सकते हो। NaOH की टोटलिंग सोडियम 23 प्लस O16 प्लस H1 के हिसाब से 40 आती। तो अगर आपने मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा n ऑफ सॉल्यूट, तो आप यहां समझ पा रहे हैं n में क्या पुट हो पा रहा है और क्या नहीं। n का फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है? W/m। क्वेश्चन वाला यही पूछना चाह रहा है आपसे, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट। ये W ही गायब है, अपॉन m40 NaOH की टोटलिंग से आप खुद लाए हो। तो ये W/40 में वो W गायब है जो ढूंढना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर यूनिट में चाहिए। क्या करें? 250 ml था, 250 अपॉन 1000, ये हो गए लीटर्स। क्या करेंगे? W आ जाए। इधर मोलैरिटी मिसिंग नहीं है, ये भी दे रखी है। ये सब सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू 0.1, ये 1/4 कटा हुआ है, 40 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। घूम फिर के मैथ्स यही बनेगी, आप तरीका कुछ और भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, मोल्स और मास बहुत आराम से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। मैंने कहा दूसरा तरीका है मोल्स ऑफ NaOH निकाले, और ये एक फॉर्मूला आप लिख चुके हो, m/v नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था, ऐसा बोला था मैंने। तो मुझे मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम भी पता है, m/v से मोल्स निकाले। बोलिए क्या रखे मोलैरिटी? 0.1 या 1/10, वॉल्यूम 250/1000। तो ये आपके 0.1/4 मोल्स आए हैं, और मोल्स में
क्या करें कि मास आ जाए, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और वो इंटू 40 ही होता, फिर आप देख सकते हैं ये 1 ग्राम पे आ गया। बेसिक इंटू डिवाइड है और कुछ भी नहीं। एम इंटू वी से मोल्स ढूंढ लिए, वहां से मास आ जाएगा एनएच का, तो भी 1 ग्राम ही है। या मोलैरिटी के फॉर्मूले में मास को डब्ल्यू बोल के छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ पुट हो रहा है, केवल आपको मास डब्ल्यू निकालना है। लिखो एक और क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ semi-molar Na2SO4 solution. Find the volume of semi-molar Na2SO4 solution containing 28.4 gram, of solute, containing 28.4 gram of solute. ब्रैकेट में लास्ट में आसान कर दे रहे हैं काम आपका। मोलर मास ऑफ Na2SO4 इक्वल टू 142 दे रखा है। मोलर मास ऑफ Na2SO4 इक्वल टू 142 दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब V गायब है, तरीका वही है पिछले क्वेश्चन वाला, सब कुछ पुट करते जाइए, V गायब छुटना है, V निकालना है। Volume of semi-molar Na2SO4 solution containing 28.4 gram of solute या Na2SO4। 0.4 लीटर या 400 ml। मिनिमम दिमाग वाला टॉपिक है ये सारा। शुरू के 2 टर्न्स मोलर, नॉर्मल, पीपीएम, हर एक का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और बेसिक एरिथमेटिक, केवल जोड़ गुणा माइनस डिवाइड ये करना आना चाहिए। इसमें अब काइनेटिक से भी आसान हो रही है मैथ्स, कोई यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर ये सब का भी पंगा नहीं है, केवल फॉर्मूले में चीजें रखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बस ये करना है। क्या निकालना है इस बार? वॉल्यूम। और के आगे वाली कहानी से चलते हैं, बोलिए चलिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट Na2SO4 ही है। किस किस तरीके से ला सकता हूं बोलिए? मोल्स ऑफ Na2SO4 किस किस तरीके से ला सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास से, उससे भी, और M इंटू वी फॉर्मूले से भी। तो M इंटू वी ये भी इसी का फॉर्मूला है, और मास बाय मोलर मास से भी यही मोल्स आने हैं। देखिए आपके पास V के अलावा सब कुछ पुट हो जा रहा है। बोलिए सेमी मोलर 1/2 M में पुट हो गया, V मिसिंग है। ये मास 28.4, ये 42, ये 5 बार कट रहा है, 0.2 या 1/5। वॉल्यूम इन लीटर्स 2/5 या इंटू 1000 बोले तो 400 ml। ऐसे नहीं करना है, घूम फिर के आनी मैथ्स यही है। मोलैरिटी बराबर, बोलिए मोलैरिटी में LHS में पुट कर सकते हैं कभी भी, हाफ रखा या 0.5, ये आपका सेमी मोलर वर्ड की वजह से पुट हो रहा है। इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट 28.4/142, V गायब है। फिर सॉल्विंग करेंगे, सेम V आ जाएगा, 0.4 लीटर या 400 ml।
हमने एक नंबर डायरेक्टली याद किया हुआ है, अभी भी आप सीधे वो आंसर मॉड्यूल में या मिलेगा क्वेश्चन का, आप उसको टिक कर देते हैं। जो स्यूडो वाले टॉपिक में वाटर के लिए 55.5 हम लाए थे। मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि 55.5 कैसे आता, आप उसको डायरेक्टली याद अभी भी रखते ही हैं। पर्पस इस क्वेश्चन को 2 बार लिखाने का ये है। मैंने क्वेश्चन में फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, सिंपल ऐसा नहीं बोला, ऑफ मैंने कुछ डेटा लिखा है और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कैलकुलेशन से कि वाटर का वो जादुई आंसर 55.5 ही आएगा। आप मास में 500 ग्राम, 800 ग्राम, 10,000 ग्राम कुछ भी बोलते रहो। सिमिलरली सेकंड पार्ट में ml में व्हाटएवर जो भी देंगे, घूम फिर के उसी 55.5 पे ही पहुंचेंगे। मैं वो आंसर सीधे रटाने की बजाय निकलवा इसी ले रहा हूं ताकि मैं ये प्रूव कर पाऊं कि कभी किसी प्योर सब्सटेंस की मोलैरिटी निकालनी होती है तो वो आंसर इंडिविजुअल मास या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। ये हम दिखाना चाह रहे हैं। पहली चीज ये है कि जो आप यहां करना चाह रहे हो वो मजबूरी में किया गया काम है, क्योंकि मोलैरिटी प्रेफरेबली फॉर अ सॉल्यूशन डिफाइन हुई थी। सॉल्यूशन में आपने मोलैरिटी में न्यूमरेटर एन ऑफ सॉल्यूट रखो ऐसा स्पेसिफिकली बोला था, अपॉन में वी सॉल्यूशन का रखो ऐसा बोला था। अब प्रॉब्लम क्या है, प्योर वाटर तो वाटर प्लस कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, आप बाइनरी सॉल्यूशन पे बैठे ही नहीं हो, तो आप यहां सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन वर्ड की जिद नहीं पकड़ सकते। आइदर तो आप ये बहाना वाइवा में क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर बताओ, आप मना कर दो, नहीं होती, क्योंकि सर वो तो कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशंस के लिए होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन तो बना ही नहीं, प्योर पानी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती जिद पकड़ रहा है तो आपको मैथ्स लगानी है। फिर क्या बोलना है कि मोलैरिटी का एन ऑफ जो अकेला बंदा है उसी का चलेगा, अपॉन वी ऑफ जो अकेला बंदा है उसी का चलेगा। यहां इस समय मोलैरिटी ऑफ वाटर के समय एन ऑफ सॉल्यूट ना होकर क्या है, वो एन ऑफ वाटर ही है, अपॉन वी ऑफ वो भी सॉल्यूशन का ना होके वी ऑफ वाटर ही है। सही बोल रहा हूं मैं? तो आपने फॉर प्योर सब्सटेंस ये ध्यान रखना है, एम निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसी प्योर सब्सटेंस के हैं, अपॉन वॉल्यूम भी उसी प्योर सब्सटेंस का है। अब जरा डेटा रखवा दीजिए, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। बोलिए एन वाटर कैसे निकला होगा? 500 ग्राम डिवाइड बाय 18, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लीटर्स में रखना है। सर वॉल्यूम तो है ही नहीं, कहां से जाएं? तो आपको ये पार्ट इसीलिए दिखाया जा रहा है कि 55.5 पहुंचने में किसी नंबर ने मदद करी है आपकी, और वो है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, और इस वजह से जब आप वॉल्यूम को लिखोगे मास अपॉन डी, तो मास तो क्वेश्चन में दिया आया था 500 ग्राम, डी 1 रख रहे हो आप, तो क्या जादू मिला आपने को डेंसिटी 1 की जैसे 500 अपॉन 1 से वॉल्यूम भी 500 ही रहेगा, पर किस यूनिट में? किस यूनिट में? ml यूनिट में। तो 500 ml में ही रख दूं, फॉर्मूले में तो लीटर्स में रखते हैं ना, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे वॉल्यूम रखा जाएगा, तो आपको वॉल्यूम दिखेगा यहां से ml में 500 ही आता। वाटर के लिए इस बात को याद रखिएगा, कई चैप्टर्स में काम में आएगा। बिकॉज ऑफ वाटर की डेंसिटी बीइंग 1 इन ग्राम पर ml, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका मास इन ग्राम और वॉल्यूम इन ml न्यूमेरिकली सेम होते हैं। 700 ग्राम 700 ml एक ही बात है, 500 ग्राम 500 ml एक ही बात है। तो 500 ग्राम ml में भी 500 ml ही बिहेव कर रहा है, और उसको आपने अपॉन 1000 करके क्या लिख दिया?
लीटर्स में क्या क्या कैंसिल हो चुके हैं? 500 वाला टर्म कैंसिल हो चुका है। यही मेरा पर्पज है इस क्वेश्चन को दिखाने का। 500 की जगह 800 इमेजिन करिए, तो यहाँ 800/18 होता, पर यहाँ फिर वॉल्यूम में भी 800 ml ही आता, और 800/1000 के वो 800 फिर कट जाते। अल्टीमेटली बचेंगे कौन? 1000/18, जो सॉल्व होकर 55.5 आएगा। आपको सेकेंड पार्ट खुद से सॉल्व करना है और वापस 55.5 ही लाके दिखाना है। सेकेंड पार्ट में एमएल में कुछ और डेटा दिया हुआ है, उसके लिए भी ऐसे ही सॉल्विंग करके दिखाइएगा। बैक टू 55.5 आंसर उसमें भी आएगा, जिसको आगे से आप याद रख सकोगे। समझ में आ रहे हैं स्टेप्स क्या हुआ? अगर वॉल्यूम में दूंगा तो क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम नीचे अपॉन 1000 वहां डायरेक्ट पुट हो जाएगा, और वॉल्यूम डेंसिटी की मदद से ग्राम निकालेंगे। अगेन वो ग्राम उतने ही आएंगे जितने एमएल लिखा है, और उसको डिवाइड बाय 18 करके आप मोल्स में रखोगे ऊपर। ठीक है, एक आध टर्न के बाद काइनेटिक्स का एक फाइनल डिस्कशन मॉड्यूल का रहेगा। अभी 1-2 टर्न कंटिन्यू रहेगा सॉल्यूशंस।